हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्वांटम नंबर्स के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। तो फ्रेंड्स, क्वांटम नंबर क्या होते हैं? तो फ्रेंड्स, हमें पता है कि जो हमारा एटम होता है ना, उसमें प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन होते हैं। और फ्रेंड्स, हमें हर एक एटम के बारे में, हर एक एटम के स्टेटस के बारे में जानना होता है कि वो उस एटम का बिहेवियर कैसा होगा, है ना। उस एटम का बिहेवियर कैसा होगा, वो कैसा रिस्पॉन्स करेगा डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल पे। तो फ्रेंड्स, हर एक आइटम को ऐसे क्लासीफाई करने के लिए, है ना, हम क्वांटम नंबर्स को यूज़ करते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो स्टडी होती है ये क्वांटम फिजिक्स के अंडर आती है। और फ्रेंड्स, क्वांटम फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, मैं उसकी बेसिक्स के बारे में कुछ बात करूँगा, है ना। तो क्वांटम नंबर्स क्या हैं? तो यूज़फुल इन आइडेंटिफाइंग द स्टेट ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इन अ एटम। तो फ्रेंड्स, अगर हम किसी एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बारे में, है ना, इन्फॉर्मेशन गैदर कर लें तो हम उस एटम के बारे में बता सकते हैं कि उस एटम का नेचुरल बिहेवियर कैसा होगा। तो फ्रेंड्स, क्वांटम नंबर जो होते हैं वो कि 4 तरह के होते हैं बेसिकली, है ना। जो क्वांटम नंबर होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा होता है ओरिएंटेशन और स्पिन क्वांटम नंबर। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है वो हमें इन्फॉर्म करता है अबाउट द शेल इन विच इट इज़ प्रेजेंट, है ना। किस शेल में वो प्रेजेंट है उसके बारे में हमें बताता है। इसके अलावा हमें साइज़ के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है ना। साइज़ के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन देता है। तो जैसे हम स्कैंडियम को उठाएं, है ना, स्कैंडियम को उठाएं और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, है ना। आई होप आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता होगा, है ना, क्योंकि 10th क्लास में बता दिया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर स्कैंडियम का लिखें तो क्या लिखाएगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, है ना। और उसके बाद लास्ट में 3d1। तो फ्रेंड्स, ये तो सारे के सारे कंप्लीट हैं, है ना। ये तो सारे के सारे कंप्लीट हैं। यही एक अकेला इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहा है इधर उधर। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने उठाया 3d1, है ना, मैंने 3d1 उठाया। तो जो ये 3 है ना, ये जो इसका 3 है ये हमें शेल का नंबर बता रहा है ना, ये शेल का नंबर बता रहा है। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या हो गई? n=3, है ना, यानी कि थर्ड शेल में है। तो ये एक चीज़ हमें पता चल गई, है ना, ये एक चीज़ हमें पता चल गई। उसके बाद एजीमुथल क्वांटम नंबर पे आते हैं। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रिंसिपल को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एजीमुथल को स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमें इन्फॉर्म करती है अबाउट शेप एंड टाइप ऑफ ऑर्बिटल, शेप एंड टाइप ऑफ ऑर्बिटल एंड ऑल्सो यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग टोटल नंबर ऑफ एंगुलर नोड, है ना। टोटल नंबर ऑफ एंगुलर नोड के बारे में भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो शेप के बारे में हमें कैसे बताती है ना, शेप के बारे में कैसे बताती है? तो फ्रेंड्स, अगर n=3 है ना, अगर n=3 है तो l कितना, l की कौन कौन सी वैल्यूज़ पॉसिबल है? तो उससे उसको हम चेक कर सकते हैं n-1 से, है ना, n-1 से। तो n-1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 3-1 दैट इज़ 2, है ना, दैट इज़ 2। अब अगर l है ना, अगर हमारे पास n-1 कितना है? 2। तो l की 3 वैल्यूज़ पॉसिबल है ना। 0 पॉसिबल है, 1 पॉसिबल है और 2 पॉसिबल है। लेकिन हमारे पास हम देख रहे हैं कि किस में है? ये d ऑर्बिटल में है ना, किस में है? d ऑर्बिटल में है। तो इसलिए l की कौन सी वैल्यू होगी? l की वैल्यू हो जाएगी 2, है ना। l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। अब इसके बाद हमारे पास l की वैल्यू हो गई है ना। अब हमें क्या चेक करना है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है?
तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम यूज़ करते हैं टू डिस्टिंग्विश क्वांटम स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एंगुलर मोमेंटम, है ना, अलॉन्ग विद अ गिवन एक्सिस एट कोर इन स्पेस, है ना। अब कोर क्या होता है? अब कोर फ्रेंड्स न्यूक्लियस को आप मान लो, है ना, क्योंकि अब अगर ज़्यादा अंदर जाओगे तो फिर डीप एटॉमिक फिजिक्स में पहुंच जाओगे, जो कि अभी आपके लिए सही नहीं है। तो कोर हम न्यूक्लियस को मान ले रहे हैं, है ना। न्यूक्लियस से एक एक्सिस जा रही है, उसके अलॉन्ग हम क्या एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। तो डिस्टिंग्विश क्वांटम स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स एंगुलर मोमेंटम अलॉन्ग अ गिवन एक्सिस एट कोर इन स्पेस। तो एक ये बात हो गई, एंगुलर मोमेंटम के बेसिस पे हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं क्वांटम स्टेट को। तो ऑर्बिटल, सेकंड पॉइंट क्या है कि ऑर्बिटल m, है ना, और या कह लो क्वांटम नंबर m, या ऑर्बिटल m डिस्टिंग्विशेस द ऑर्बिटल्स अवेलेबल विद इन अ गिवन सबसेल, है ना, विद इन अ गिवन सबसेल। जो गिवन सबसेल होती है, सबसेल के मैंने बार बताया था, जैसे कि मान लीजिए ये डी लिखा हुआ है ना, ये डी लिखा हुआ है, ये कितने हो गए? 5 हो गए, हाँ। तो डी लिखा हुआ है, तो जो गिवन सबसेल है उसमें हम कैसे डिफरेंशिएट करें, वो हम कैसे करते हैं? एम से करते हैं, है ना, वो हम एम की हेल्प से करते हैं। अब हमारे पास एल की वैल्यू क्या थी? हमारे पास एल की वैल्यू थी 2, है ना। तो एम की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है? एम की वैल्यूज पॉसिबल है -2, -1, 0, +1 और +2, है ना, +2। ये कितनी है? 5 है ना। तो यहाँ पे -2 हो जाएगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0, यहाँ पर +1, यहाँ पर +2। अब ये तो हमें पता चल गया कि कहाँ पर है ना, ये तो हमें पता चल गया कि कहाँ पर है, कि कहाँ कहाँ पर इसकी वैल्यूज अवेलेबल है। अभी हमें ये बताना है कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन ये वाला है 3D1, ये है कहाँ, ये है कहाँ पर एग्जैक्टली, है ना, ये है कहाँ पर एग्जैक्टली। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ओरिएंटेशन और स्पिन क्वांटम नंबर, है ना, ओरिएंटेशन और स्पिन क्वांटम नंबर की बात करेंगे। तो ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर स्पिन के बारे में बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है हमारा, वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है एट इट ओन एक्सिस, एट इट ओन एक्सिस। जैसे अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रही है ना, और सन के अराउंड भी घूम रही है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है और अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है। ठीक है, तो स्पिन क्वांटम नंबर से हमें उसका सेल्फ एक्सिस पे रोटेशन पता चलता है कि एंटी क्लॉकवाइज है या फिर क्लॉकवाइज है। तो इसकी दो वैल्यूज हो सकती हैं, +1/2 और -1/2। तो फ्रेंड्स ये हो गई क्वांटम नंबर्स ऑफ की इन्फॉर्मेशन, है ना। तो क्वांटम नंबर्स ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ स्कैंडियम की अगर हम बात करें, है ना, तो 3D1 से हमें क्या मिल गया? n से हमें क्या मिला? l, है ना। l की हमारे पास 3 वैल्यूज़ पॉसिबल थी, 0, 1, 2। तो कौन सी वैल्यूज़, क्या कौन सी वैल्यू हमें मिली? हमें मिली d = 2, है ना। d = 2 से हम किस पे पहुँचे? m पर पहुँचे। m की कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल थी? -2, -1, 0, +1, +2, है ना, +1, +2। अब इलेक्ट्रॉन में भी प्रेजेंट इन एनी ऑफ दिस इक्वली लाइकली, है ना, इन तीनों में ही, चाहे इन पाँचों में ही इक्वली लाइकली प्रेजेंट हो सकता है। बट व्हेन वी डू नॉट नो वी गो फॉर सिमेट्री। अगर हमें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे? हम सिमेट्री पे जाएंगे, है ना, हम सिमेट्री पे जाएंगे, क्योंकि वहीं पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहा है और यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो सबसे ज़्यादा बार वो कहाँ आ रहा है? वो सेंटर पे आ रहा है ना, सबसे ज़्यादा बार कहाँ आ रहा है? सेंटर पे आ रहा है। तो यहाँ पर उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। ओके, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एट 0 सेकेंड लेफ्ट इवन ऑड n+l, है ना। फर्स्ट केस में हम क्या लेंगे? 0 पे लेंगे। सेकंड केस में अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन आया
तब हम क्या करेंगे, लेफ्ट अगर वो इवन नंबर पे आता है ना, और राइट में अगर वो ऑड पे आता है। ठीक है, कैसे इवन ऑड क्या है, n प्लस एल की वैल्यू है क्या है उस पर डिपेंड करता है, n प्लस एल की वैल्यू क्या है उस पर डिपेंड करता है ना। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या करेंगे, n प्लस एल की वैल्यू चेक करेंगे। जैसे कि अभी यहाँ पर तो अभी एक इलेक्ट्रॉन है ना 3d1 पे, तो हमने कहाँ पे ले लिया है, 0 पे ले लिया है ना, हमने 0 पर ले लिया है। और अगर सेकंड इलेक्ट्रॉन आ जाता है ना, सेकंड इलेक्ट्रॉन आ जाता तो हम क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं इसको। n की वैल्यू क्या है 3, l की वैल्यू क्या है 2 है ना, 3 2 5 ऑड हो गया, ऑड हो गया तो राइट में आ जाता, राइट मतलब यानी कि +1 यहाँ पे आता। ठीक है, अब इसके अलावा हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्पिन है ना, इसके अलावा हमें क्या चाहिए, स्पिन। अब स्पिन की वैल्यू कैसे निकालें, स्पिन की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है ना, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन है, कहीं भी रखा हुआ हो सकता है। अब हमें ये तो पता है कि वो कहाँ रखा है, सेंटर पे रखा है ना, सेंटर पे रखा है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे ऐड n प्लस n को ऐड करेंगे, l को ऐड करेंगे और m को, n प्लस l प्लस m को ऐड करेंगे। तो n की वैल्यू हमारे पास है 3, l की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, m की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, तो 3 2 5 हो गया। अब ये है ऑड, अब ये ऑड है तो क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा है ना, स्पिन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, -1/2 ली जाएगी। अगर ये इवन होता तो इसकी वैल्यू क्या ली जाती, इसकी वैल्यू ली जाती +1/2। तो इस कैंडियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की जो क्वांटम स्टेट है ना, उसके जो क्वांटम नंबर्स हैं वो क्या है, n = 3, l = 2, m = 0 और s = -1/2। तो इस तरह से हम क्वांटम नंबर्स कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और है जो कि हमें पता होना चाहिए, वो क्या है, वो है रेडियल नोड का है ना, वो क्या है, रेडियल नोड का। अब रेडियल नोड क्या होते हैं, तो नोड्स पॉसेसिंग स्फेरिकल एरियाज इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0 है ना। नोड क्या है, स्फेरिकल एरियाज हैं जिनमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन 0 है। जैसे कि ये न्यूक्लियस हो गया है ना, ये न्यूक्लियस हो गया और ये स्फेरिकल शेल हो गई, स्फेरिकल शेल हो गई। तो इसके पास कोई एक छोटा स्फेरिकल एरिया जो है हो ऐसा जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियल नोड बोलेंगे। वो छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, लेकिन उसकी अंदर पाए जाने की इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। इसी तरह से एंगुलर नोड होता है ना, ये स्फेरिकल शेल के लिए होता है कॉन्सेप्ट रेडियल नोड वाला। एंगुलर नोड की अगर बात करें तो एंगुलर नोड क्या होता है, एंगुलर नोड होता है, एंगुलर नोड आर फ्लैट प्लेन्स इन कोन्स है ना, PDF, एस में तो नहीं हो सकता कोन, तो PDF में फ्लैट प्लेन इन कोन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0 है ना, वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0 है। तो कैसे, जैसे डंबल होता है ना, PDF तीनों में डंबल होता है, तो डंबल अगर हम ऐसे ड्रॉ करें, उसके बाद ये जो यहाँ पे इसकी एज निकली है, यहाँ से हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें तो हमें एक कोन जैसा शेप मिलेगा। तो ये जो शेप है, ये जो कोन है, इसकी जो फ्लैट सरफेस है ना, यहाँ पर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या रहती है, 0 रहती है ना। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 रहती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर नोड बोलते हैं है ना, एंगुलर नोड बोलते हैं। इसके अलावा एक चीज़ होती है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ना, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। तो द स्क्वायर ऑफ रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, द स्क्वायर ऑफ रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गिव्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन R² और E है ना। जो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ना, उसका स्क्वायर जो है हमें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमें देता है ना, इन टर्न प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी स्मॉल वॉल्यूम है ना, किसी भी स्मॉल वॉल्यूम में
एग्जिस्टेंस जो है इलेक्ट्रॉन की, उसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है डीवी से, है ना। नियर द पॉइंट एट विच आर इज मेजर्ड, है ना, नियर एट विच पॉइंट इज आर इज मेजर्ड। आर क्या है? आर है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ग्राफ ऑफ आर स्क्वायर अगेंस्ट आर इज नोन एज रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ, है ना। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, ऐसे करके। लेकिन उस ग्राफ पे आपको जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और ये जो चीज़ें, तीनों चीज़ें मैंने बताई हैं, है ना, एंगुलर नोड, रेडियल नोड और रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इसका क्वेश्चन मैं एडवांस का करवाऊँगा जल्दी से जल्दी। तब तक फ्रेंड्स पढ़ते रहिए।